24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। अच्छे अस्पतालों में इलाज कराने की जब बात आती है तो नोएडा के फोर्टिस अस्पताल का नाम जबान पर आता है, क्योंकि नोएडा में फोर्टिस अस्पताल मरीज को बेस्ट डॉक्टर और उत्तम इलाज उपलब्ध कराता है और यही सुविधा फोर्टिस अस्पताल को बेहतरीन अस्पतालों में नंबर 1 बनाती है। यहाँ पर मरीजों का बहुत ही अच्छे से इलाज होता है और सबसे बड़ी खासियत इस अस्पताल की ये है कि यहाँ पर मरीज जिस विश्वास के साथ आता है उसी विश्वास के साथ यहाँ के डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज करते हैं। इसके साथ ही अब फोर्टिस अस्पताल में एक नई तकनीक से घुटने का ऑपरेशन किया जाता है। ये नई तकनीक है रोबोटिक सर्जरी। जी हाँ, नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी से घुटनों की समस्या से परेशान मरीजों को बीमारी से निजात दिलाई जाती है, जो अब तक काफी सफल रही है और मरीजों को इससे किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई है। बाकी रोबोटिक सर्जरी कैसे होती है, कौन कौन से उपकरण इसमें उपयोग में लाए जाते हैं, ये मरीज के लिए सुरक्षित है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब दिए फोर्टिस अस्पताल के वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अतुल मिश्रा ने। और क्या बताया रोबोटिक सर्जरी के बारे में, देखें इस खास रिपोर्ट में। सर, बेसिकली रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट आखिर है क्या? देखिए, सबसे पहले रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट जानने से पहले ये पता होना चाहिए कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है और उसको हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी से किस तरीके से पेशेंट आउटकम्स इंप्रूव कर सकते हैं। ये मॉडल है घुटने का। घुटने में 2 हड्डियां हैं बेसिकली, थाई की और लेग की। दोनों हड्डियों के एंड पे कार्टिलेज की एक कैप होती है। जब ये घिस जाती है और पेशेंट को अलग अलग तरीके की डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं और वो चल नहीं पाता, रोजमर्रा के काम नहीं कर पाता, तब हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं। नी रिप्लेसमेंट में ये उसका मॉडल है। नी रिप्लेसमेंट में हम ऊपर की हड्डी जो है उसको स्क्रैप करके उसकी कार्टिलेज को निकाल के एक कैप लगाते हैं पेशेंट के ही डायमेंशन की। एक कैप नीचे की हड्डी पे लगाते हैं और बीच में एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है लुब्रिकेशन के लिए, ताकि ये इस तरीके से पेनलेस मूवमेंट मरीज को मिल पाए। अब ये जो कंपोनेंट हमने लगाया, ये कंपोनेंट पेशेंट के मैकेनिकल एक्सिस के हिसाब से है या नहीं है, उस पे मरीज के सर्जरी का आउटकम डिपेंड करता है। ये जो कंपोनेंट हमने लगाया, ये पेशेंट के घुटने के नाप के साथ हूबहू मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सर्जरी के बाद के आउटकम को इन्फ्लुएंस करता है। ये जो हम कंपोनेंट लगा रहे हैं, अगर उसमें सॉफ्ट टिश्यूज की बैलेंसिंग, सॉफ्ट टिश्यूज यानी घुटने के आसपास के टिश्यूज, उसकी बैलेंसिंग ऑप्टिमम हुई है कि नहीं हुई है, ये सर्जरी के बाद के आउटकम को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो 3-4 पैरामीटर्स मैंने बोले जो कि सर्जरी के आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करते हैं या आउटकम डिसाइड करते हैं, वो हम मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ कर सकें, उसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। तो इट्स अ टेक्नोलॉजी विच इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ सर्जिकल आउटकम्स, ताकि मरीज को रिकवरी जल्दी हो, पेशेंट को दर्द कम हो सर्जरी के बाद, पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ डे टू डे लिविंग की है उसमें जल्दी आए, और साथ ही साथ अगर हम कंपोनेंट सही तरीके से और सही ओरिएंटेशन में लगाएंगे तो इस कंपोनेंट का भी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स जो हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स पैरामीटर्स हैं जिसको मैंने बड़ा सिंपल शब्दों में आपको बताया। इन सभी पैरामीटर्स को एक ही साथ एक लिमिटेड टाइम में अगर हम टैकल करेगा सर्जन, तो वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी उसमें हेल्प करता है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ रोबोटिक्स। सर, किस एट विच पॉइंट, कौन से पॉइंट पर आप सर्जरी रेकमेंड करते हैं कि हो जाए उस टाइम में? देखिए, वैसे तो सब्जेक्टिव स्कोरिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास। नी सोसाइटी स्कोर है, ऑक्सफर्ड नी स्कोर है, जो कि एक क्वेश्चनियर की फॉर्म में होता है, जिसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम है कि पेशेंट को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़, जैसे इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करें, किसी भी एक लेडी को या किसी जेंट्स को सवेरे उठना है, टॉयलेट वॉशरूम जाना है, सीढ़ी चढ़ना उतरना है,
बाजार जाना है सुबह सब्जी या दूध लेने के लिए, ब्रेड लेने के लिए, स्नान करके पूजा करनी है, ये जो एक नॉर्मल एक्टिविटीज हैं जो कि एक मिडिल एजेड या एल्डरली आदमी करता है, अगर ये सारी एक्टिविटीज करने में आप पेशेंट को दिक्कत आ रही है और पेशेंट के घुटने या टांग जो कि सीधी होती है अगर वो टेढ़ी हो गई है और पेशेंट को ऑफ एंड ऑन पेन किलर्स लेने पड़ते हैं, या ऐसा है कि पेशेंट का डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है और वो चल नहीं पा रहा जिसके कारण शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जहाँ पेशेंट की ओवरऑल बॉडी फिजियोलॉजी को नुकसान हो रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन करा के एक्सरेज, स्टैंडिंग एक्सरेज और एमआरआई ये सब कुछ करा के डिसाइड करना चाहिए कि सर्जरी होनी है कि नहीं होनी। सर्जरी के बाद कोई डाइट है या डूज एंड डोंट्स आप बताना चाहें? देखिए, सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में जो हमारा एम है वो है पेशेंट को पेनलेस, मोबाइल और स्टेबल जॉइंट देना। ये 3 पैरामीटर्स हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये तीनों पैरामीटर्स ऑपरेशन के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उस कंडीशन में बिना किसी रोक टोक के जो एक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी है, साइकिल चलाना, कार चलाना, आजकल पार्क में जो ओपन जिम्स खुले हुए हैं उसमें एक्सरसाइज करना, वॉक करना, थोड़ा बहुत ट्रेडमिल कर लेना, हल्का स्पोर्ट्स यानी कि टेनिस है, इस तरीके की चीज़, ये सारी चीज़ें पेशेंट कर पाए। अगर पेशेंट को फ्लाइट में बैठ के 2-2.5 घंटे की सिटिंग करनी है और बाहर जाना है कहीं तो वो सब कर सके, प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन में सीढ़ी चढ़ उतर सके बिना किसी रुकावट के, ये सारी जो चीज़ें जो कि हम एक नॉर्मल अपने डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं लाइफ में, ये सारी चीज डाइट में अगर आप बोले कि आप ये नहीं खाना या कुछ इस तरह नहीं, से इनफैक्ट हम एनकरेज करते हैं पेशेंट को सर्जरी के बाद कि वो एक हेल्दी डाइट लें जिसमें एक नॉर्मल प्रोपोर्शन के अंदर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हो और प्रोटीन रिच डाइट हो। हाँ, ये ज़रूर है कि वज़न ना बढ़ाएं तो बेहतर है। जितना वेट बढ़ेगा उससे ओवरऑल घुटनों के अलावा और भी दूसरे एस्पेक्ट्स हैं बॉडी के और ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। सो उसके लिए आप कोई एक्सरसाइज रिकमेंड करना चाहते हैं? सर्जरी के बाद में अगर पेशेंट 6 से 7 हज़ार स्टेप्स डेली चल रहा है, दैट इज गुड इनफ। 2 से 2.5 किलोमीटर सुबह और 2 से 2.5 किलोमीटर शाम को अगर पेशेंट चल रहा है और अपने घर के सब काम कर रहा है, अगर कोई लेडी है वो अपनी मेड्स को सुपरवाइज कर रही है, किचन में खड़े होकर खाना भी बना रही है अपने परिवारजनों के लिए, प्लस एडिशनली डेली वॉक और रूटीन कर रही है, दैट इज गुड इनफ। सर कितनी सर्जरी अब तक आपके हॉस्पिटल में हो चुकी है रोबोटिक? रोबोटिक जो है हमारे पास करीब 8 महीने से हमारे पास रोबोटिक सिस्टम है और हम तकरीबन हर महीने 20 से 25 रोबोटिक सर्जरीज करते हैं। सर, नॉर्मल सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है? मतलब लोगों के लिए सुरक्षित क्या है सबसे ज़्यादा? देखिए, जैसा मैंने बताया, हम महीने में अगर 20 से 25 रोबोटिक कर रहे हैं सर्जरीज तो हम 150 के करीब कन्वेंशनल सर्जरीज भी कर रहे हैं। तो सर, रोबोटिक सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट? नहीं, रोबोटिक सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रोबोटिक सर्जरी के लिए एक ऑप्टिमम पेशेंट होना ज़रूरी है। पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि विलेज बैकग्राउंड के हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि रोबोटिक क्या है, नॉन रोबोटिक क्या है। वो सिंपल और सरल भाषा में सिर्फ ये बात बोलते हैं कि हमको घुटना टेढ़ा हो गया है, हम चल नहीं पा रहे जी, आप ऐसा डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर दो कि ये पैर सीधा हो जाए, मुड़े और मैं अपने घर के सब काम कर पाऊँ। तो हम मैकेनिकल तरीके से वो सर्जरी कर सकते हैं जो इतने साल से कर रहे हैं और उसमें भी सक्सेस रेट अच्छा है। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास आज ही एक स्कूल की डायरेक्टर है, वो आई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास 1.25 महीने का टाइम है खाली, क्योंकि मैं पूरा स्कूल मैनेज करती हूँ, इतने सारे बच्चे हैं और काफ़ी बड़ा, आई कैन नॉट डाइवर्स द डिटेल बट इट इज़ अ बिग ग्लोबल स्कूल हियर इन नोएडा एंड शी इज़ अबव द प्रिंसिपल, डायरेक्टर है। तो ऐसे पेशेंट जो कि हाई डिमांड पेशेंट्स हैं, जिनको 1-1.5 महीने में कार भी चलानी है और वापस अपने जॉब पे जाना है इन स्पाइट ऑफ एज, शी इज 71, ऐसे पेशेंट्स के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है वो गुड है, क्योंकि उसमें रिकवरी पैटर्न जो है वो बहुत जल्दी आता है।
सर रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो रोबोटिक सर्जरी है वो हाई टेक्नोलॉजी सर्जरी है। यस, आम जनता जब इस बारे में सुनती है तो उसको ये लगता है कि उसका बजट जो है वो बढ़ जाएगा, तो ऐसे में नॉर्मल और रोबोटिक में मरीज के जेब पे कितना भार पड़ रहा है? इसको मैं इस बात से आपसे तर्क लूँगा कि जब हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं थे जी, और हम नोएडा से आर.के. पुरम जाते थे तो हमारे पास हाथ में इंटरनेट नहीं था। हमें ये बताया गया था कि फला फला बस है वो जाएगी, या आप ऑटो लो या आप कार लो, और उसमें भी हम कार वाले को या ऑटो वाले को आगे तक जाके फिर आसपास के लोगों से पूछते थे कि कहाँ पर है भाई, ये एड्रेस कहाँ मिलेगा बताओ। बिल्कुल सर। जब स्मार्टफोन्स आए, गूगल मैप्स आया, इंटरनेट आपके हाथ में आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डेस्टिनेशन डालनी है और आप खुद भी जा सकते हो, चाहे आपके पास बाइक हो या आपके पास कार हो। सर यही चीज रोबोटिक है। ओके, रोबोटिक को आप मान सकते हो कि रोबोटिक्स इज समथिंग लाइक अ नेविगेशन सिस्टम विच इज अ वेरी वेरी accurate and high grade navigation system, as well as it is a arm which is doing the surgery along with artificial intelligence but programmed by the surgeon. यानी कि सर जनता जो अगर मरीज आता है और उसको आप रोबोटिक सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हो तो उसको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा? ज़्यादा खर्चा इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये एक एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इट इज़ अ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रीमियम होता है, बट ये एग्जॉर्बिडेंटली हाई नहीं है। ओके सर। इट इज़ वेरी मच अफोर्डेबल एंड इट इज़ अप्रूव्ड इन ऑल मेडिक्लेम्स, तो इसलिए ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है। इट इज़ बेसिकली टेक्नोलॉजी का भी जिस पेशेंट को रिक्वायरमेंट है ऐसी, हम उन्हीं को ये चीज़ ऑफर करते हैं। हाँ, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि रोबोटिक्स से बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर किसी मरीज को रिक्वायरमेंट ही नहीं है वैसा और वो वेट कर सकता है कि मैं 2 महीने में अगर धीरे धीरे रिहेबिलिटेट करूंगा तो भी मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हम रोबोटिक ही करें। हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी बीमारियां ऐसी हैं घुटने के अंदर जहां हम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से सर्जरी नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी को पुराना फ्रैक्चर हुआ है या घुटने बहुत ही ज़्यादा खराब और टेढ़े हैं, या अंदर पहले से कोई इम्प्लांट डला हुआ है, रॉड या प्लेट अंदर डली हुई है, ऐसी कंडीशन में कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से हम सर्जरी नहीं कर सकते, वहाँ पर रोबोटिक ही होता है।